दोस्तों, उत्तराखंड टॉपर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मिशन पहाड़ से नौकरी तक। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे द्वारा आपको उत्तराखंड ग्रुप सी का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा और हमारा इसमें जो मुख्य फोकस रहेगा वो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी पर रहेगा और आपको बहुत जल्द जीएस की पूरी क्लासेस हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का हमारा जो पहला वीडियो है वो है उत्तराखंड इतिहास से संबंधित। उत्तराखंड का जो इतिहास है पूरा क्रमबद्ध तरीके से आपको कंप्लीट हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत। आज हम जानेंगे उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं और प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस टाइम क्या था, मानव का अस्तित्व तो था लेकिन क्या था, उस टाइम लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी पढ़ने लिखने का उस टाइम कोई काम नहीं था। तो इसलिए हमें उस काल के कोई भी लिखित वर्णन या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उस टाइम के जो साक्ष्य हैं सभी पुरातात्विक आधार के हैं। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास का वह कालखंड जिसके संबंध में हमारा ज्ञान क्या है, मूलतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल में क्या था, मानव वनों, नदियों, घाटियों आदि में रहकर क्या करता था, चित्रकारी आदि के सारे क्रियाकलाप करता था। आपको ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल इसे कहा जाता है। बात दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या था, हमें लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं थे। हमारा जो सारा ज्ञान था किस पर आधारित था? जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन पर हमारा सारा ज्ञान आधारित है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता था, हमें साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं या उन्हें हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह शिलालेख मिलते हैं उनकी पहचान नहीं हो पाती है या उनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन हमारे द्वारा उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। तो टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्द भंडार की, क्योंकि ये जो टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास का, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। पहले शब्द की बात कर लेते हैं शैलचित्र। तो शैलचित्र किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसमें दो शब्द हैं, पहला आपका शैल और दूसरा आपका चित्र। तो शैल किसे कहा जाता है? पत्थर को हम शैल कहते हैं। और उसके बाद है आपका चित्र, तो यानी पत्थरों पर उकेरे गए चित्र को क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। दूसरा है आपका शैलाश्रय। शैलाश्रय किसे कहते हैं? देखिए, शैल का आपको बता चुका हूँ मैं, शैल किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। और आश्रय यानी पत्थरों पर जो आश्रय किया जाता था उसको क्या कहते हैं? शैलाश्रय कहते हैं। यानी जो गुफाएं होती थी आपकी और पत्थरों के किनारे जो आदि मानव निवास करता था उसको शैलाश्रय कहते थे। तीसरा शब्द है आपका मृदभांड। मृदभांड आपको पता होगा, मृदभांड किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसमें दो शब्द हैं। सबसे पहला है आपका मृदा और दूसरा शब्द है आपका इसमें भांड। तो यानी मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृदभांड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है उडियार। उडियार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं उनको भली भांति पता है। उडियार उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? गुफा को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे ग्वारखा उडियार है, लाखो उडियार है, ये सभी क्या हैं? गुफाएं हैं। चौथा इसमें शब्द है आपका सावधान। तो सावधान क्या, जो आदि मानव था वो जिस प्रकार मुर्दों को ज़मीन में गाड़ता था या दफनाता था तो उसको क्या कहते हैं? हम सावधान कहते थे, जिसे आप हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। लास्ट आपका है इसमें ताम्र मानवाकृतियाँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीन शब्द हमारे छुपे हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है? ताम्र, यानी आपका क्या हो जाएगा? तांबा। दूसरा शब्द क्या है इसमें? आपका मानव यानी मनुष्य। और तीसरा जो शब्द है इसमें वो क्या है? आकृति। सिंपल आपको ध्यान रखना है, हिंदी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताम्र मानवाकृतियाँ, तो तांबे की जो मानव की आकृति होती थी उसको क्या कहते हैं? हम ताम्र मानवाकृति कहते हैं। इस तरह आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेने हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने संकलित किए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सीधे जिस तरह लिखे हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते रहना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों,
उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? WJ हैनवुड को कहा जाता है। परीक्षा में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा WJ हैनवुड। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम 1856 में यानी 1856 में देवीधुरा चंपावत से क्या किया था, महापाषाणकालीन समाधानों और कपमार्क्स की खोज की थी। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें 1877 तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है 1877 में HR कार्नाक द्वारा क्या किया गया था, अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत के समीप क्या है, एक द्वाराहाट नामक स्थान है, और उस पर क्या किया था उन्होंने, शिलागत आकृतियों की खोज की थी। शिलागत आकृति क्या होती है आपकी, कपमार्क्स होता है। कपमार्क्स के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका 1956 में 1956 में क्या हुआ था, मलारी गांव में शिव प्रसाद डबराल का नाम आपने सुना होगा अगर आप उत्तराखंड का अध्ययन करते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल द्वारा क्या किया गया था, पाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई थी। कब की गई थी, 1956 में। तो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे आसान हो जाएगा। हैनवुड ने कब की थी, 1856 में, और शिव प्रसाद डबराल द्वारा कब किया गया था, 1956 में। तो सीधा 100 साल का यहाँ पे अंतर हो जाता है, इसलिए याद रखने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें महापाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य। अगर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि महापाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रामगंगा घाटी है, और रामगंगा घाटी में एक स्थान है नौला जैनल। ये किस जनपद में पड़ता है आपका, अल्मोड़ा। नोट करते रहने आपको सभी पॉइंट। नौला जैनल नामक स्थान है अल्मोड़ा में, वहाँ से महापाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसमें नौला जैनल के समीप क्या प्राप्त हुआ है, एक कार्तिकेय मंदिर है, और कार्तिकेय मंदिर के पास से क्या मिले हैं, कई समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कार्तिकेयपुर मंदिर कहाँ पे है, आपका नौला जैनल में है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में हमारा उत्तराखंड। तो देखिए, ये जो महापाषाण कालीन साक्ष्य हैं या प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं, इनके बारे में ठीक से अनुसंधान नहीं हो पाया है, इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत से स्थानों पे यहाँ से क्या मिले हैं, प्रस्तर उपकरण। अब प्रस्तर किसे कहते हैं, हम पत्थर को कहते हैं। तो पत्थरों के उपकरण को क्या कहा जाता है, प्रस्तर उपकरण कहा जाता है। और उत्तराखंड राज्य में भिन्न भिन्न स्थानों से इनकी प्राप्ति हुई है। हालांकि इनके जो क्षेत्र हैं उसमें अनुसंधान कार्य नहीं हो पाया है। तो जान लेते हैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से में प्रस्तर उपकरण मिले हैं। पहला है आपका यमुना घाटी, कालसी क्षेत्र में क्या मिले हैं, प्रस्तर उपकरण मिले हैं। दूसरा आपका अलकनंदा घाटी का डांग क्षेत्र है। तीसरा आपका रामगंगा घाटी में अल्मोड़ा है। चौथा आपका नैनीताल में खुटानी है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है हरिद्वार में बहादुराबाद। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाषाणकालीन उपकरण यानी पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये जो पाषाणकालीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से जो हमें उपकरण मिले हैं इनके बारे में। मिले तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका हथकुठार। ये क्या है, जमीन खोदने हेतु आदिमानव प्रयुक्त करता था। उसके बाद आपका छुर है, ये भी एक किस्म की क्या होती है, छोटी कुल्हाड़ी होती है। और तीसरा है आपका चीरक यानी चीरा देने वाला उपकरण। तो मांस आदि काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है आपका छुरी का यानी पत्थर का चाकू। इस बात में आपको एक नोट कर लेना है यहाँ पे कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हरिद्वार स्थित बहादुराबाद में क्या मिला है, प्रस्तर छुरिकाओं को प्रयोग करने वाली एक बस्ती है, और उसके अवशेष अब भी वहाँ पे अब देखिए, हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड से जो शैलश्रय और गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं और उनकी मुख्यतः क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शैलश्रय। तो शैलश्रय मैं आपको बता चुका हूँ शैलश्रय किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक शैलश्रय का चित्र मैंने दिया है। यहाँ पे क्या है, एक नागफनी के आकार का है। ये मैं आपको बताऊँगा ये कौन सा शैल चित्र है। तो आपको ध्यान रखना है, शैल चित्र इस प्रकार के होते हैं और इनमें क्या करता था, आदि मानव निवास करता था। आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो गुफाएं उन्हें क्या कहा जाता है, शैलश्रय कहा जाता है, जहाँ पे आदि मानव निवास करता था। अब उसके बाद मैंने एक चित्र इंक्लूड किया है यहाँ पे, वो है शैल चित्र का। और शैल चित्र को ही आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, केव पेंटिंग कहते हैं। यानी पत्थरों पर उकेरे गए चित्र को क्या कहते हैं, केव पेंटिंग
कहते हैं। ये एक प्रकार का शैल चित्र है जिसमें मानव की आकृतियों को आदि मानव द्वारा चित्रित किया गया है। अब दोस्तों मुख्यतः बात कर लेते हैं, 3 जनपद हैं उत्तराखंड राज्य में जो कि पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा, चमोली और आपका उत्तरकाशी, ये तीनों जनपद क्या हैं, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अधिकतर जो शैलचित्र और शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, वो इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाखों डियार की। लाखों डियार के बारे में क्या है यहाँ पे, एक तो दोस्तों ये जो सभी आपको पॉइंट हैं ये आपको नोट करते रहने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो लाखों डियार के बारे में हम जान लेते हैं इसकी स्थिति। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो लाखों डियार है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सुयाल नदी के तट पर आपकी लाखों डियार स्थित है। और सुयाल नदी किस जनपद में है, आपकी अल्मोड़ा जनपद में। तो लाखों डियार भी कहाँ होगी, अल्मोड़ा जनपद में स्थित होगी, बाड़ेछीना के समीप। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, सुयाल नदी को झांकते हुए प्रतीत होती है गुफा कौन सी, लाखों डियार, और मूलतः द्विखंडीय है, यानी इसके 2 खंड हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो है इसका मुख्य विषय, वो क्या है, सामूहिक नृत्य, यानी समूहबद्ध मानव को नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो है इसकी खोज कब हुई। तो 1968 में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और यहाँ से जो शैलचित्र या जो शैलाश्रय हैं वो किस आकृति के प्राप्त हुए हैं, नागफनी के आकार के प्राप्त हुए हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वो है सामूहिक नृत्य, यानी सामूहिक नृत्य जो यहाँ से शैलचित्र मिले हैं उसमें कुल एक चित्र में 34 और एक में 28 मानव को चित्रित किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। और इसी उडियार को क्या कहा जाता है, आपका शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी को क्या कहा जाता है, शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आपका फड़का-नौली। तो फड़का-नौली कहाँ स्थित है आपका, ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और लाखों डियार के समीप ये शैलाश्रय स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी, आपका 1985 में, यानी 1985 में यशोधर मठपाल जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी विशेषता ये है कि जो शैलाश्रय है मुख्यतः 3 गुफाओं में अवस्थित है, यानी कुल 3 गुफाओं में ये जो शैलाश्रय है स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो हुए हैं 40 मानव आकृतियाँ और 10 हस्तबद्ध नृतक, यानी जो इसमें चित्र अंकित हुए हैं वो हाथों में हाथ लेकर नृत्य करते हुए, यानी डांस करते हुए मिले हैं। उसके बाद यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है लाल रंग से लिखी संखलिपि भी यहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से, फड़का-नौली से। तो ये सभी बिंदु आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण शैलाश्रय है वो है पेटसाल। तो पेटसाल के बारे में आपको ध्यान रखना है। पेटसाल कहाँ पे है, ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है। और इसकी विशेषता क्या है, ये शैलाश्रय मुख्यतः 2 गुफाओं में विभाजित है। कितनी गुफाओं में, मुख्यतः 2 गुफाओं में विभाजित है, ये आपको नोट कर लेना है। और यहाँ से जो प्राप्त चित्र हैं वहाँ से चित्र क्या क्या मिले हैं आपके, एक तो महिलाओं के चित्र मिले हैं और मुखौटा पहने पंक्तिबद्ध नर्तक मिले हैं और आपका जानवरों के भी चित्र यहाँ पर अंकित हैं और ज्यामितीय आलेखन यानी गणित से संबंधित आलेखन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सभी बिंदु आपको जैसे मैंने बनाया है आपको इसी प्रकार अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेनी है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो आपको सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1989 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी, यशोधर मठपाल ने। इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। एक आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, एक स्थल है हटवाल घोड़ा। सामान्य पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पुरातात्विक स्थल है हटवाल घोड़ा ये भी यहीं से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट बात। तो नेक्स्ट आपका है फलसीमा। तो फलसीमा दोस्तों ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पे मानव को ध्यान मुद्रा में चित्रित किया गया है। ये जो पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान मुद्रा है, ये आपका योग मुद्रा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद है आपका काला माटी। ये भी आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो इसकी स्थिति भी कहाँ है, आपकी अल्मोड़ा में ही है। तो अल्मोड़ा नगर के उत्तर में है काला माटी नामक पुरातात्विक स्थल। कहाँ स्थित है,
तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद में कालामाटी नामक शैलाश्रय स्थित है। और यहाँ से भी क्या है, आदि मानव द्वारा प्रागैतिहासिक चित्रण के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद जो आपकी महत्वपूर्ण गुफा है वो है ग्वारख्या उडियार या ग्वारख्या गुफा। ये कहाँ स्थित है आपकी, ये अल्मोड़ा जनपद में नहीं है, ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है और चमोली जनपद के डुंगरी गांव में ये गुफा स्थित है। और अगर पर्टिकुलर मार्ग की बात करें तो कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग पर इसकी वास्तविक स्थिति है। और इसका जो मुख्य विषय है दोस्तों, पशुओं को हाका देकर हाँकना या भगाना इसका मुख्य विषय है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। इसकी जो दोस्तों मुख्य विशेषता है वो क्या है, यहाँ से पीले रंग के धारीदार चट्टानों पर गुलाबी रंग से चित्र अंकित किए गए हैं। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है, ये आपको नोट करना है। और इस शैलाश्रय में कुल कितनी आकृतियाँ मिली हैं, 41 यानी 41 आकृतियाँ मिली हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चित्रकला की दृष्टि से यह उत्तराखंड का पुरातत्व का सबसे सुंदर शैलचित्र है। तो सबसे सुंदर अगर शैलचित्र की बात करें तो वो कौन सा है आपका, आपको याद रखना है ग्वारख्या गुफा से ही सबसे सुंदर जो शैलचित्र हैं प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड पुरातत्व का सबसे सुंदर शैलचित्र कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पुराविदों हेतु इसे किसने उपलब्ध करवाया, तो इसका सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा राकेश भट्ट नाम के व्यक्ति द्वारा उजागर किया गया पुराविदों हेतु। अगला देख लेते हैं किमनी शैलचित्र। तो किमनी शैलचित्र आपका कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। और अगर पर्टिकुलर मार्ग की बात करें तो कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर यह शैलचित्र स्थित है। और यहाँ से श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं तथा हथियारों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। किस रंग से, सफ़ेद रंग से निर्मित पशुओं और हथियारों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हुडली। तो हुडली आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है शैलचित्र, ये है आपका उत्तरकाशी से। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे लहरदार पुच्छ युक्त संकलिपि के जो आलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ से शैलचित्र जो प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के हैं, नीले रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको नोट कर लेना है। और दूसरा इसमें जो दोस्तों आपने देखा ठडुंगा, तो ये भी एक शैलचित्र है, यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से आपका, सिंपल आपको ध्यान रखना है, हुडली उत्तरकाशी से ठडुंगा नामक पुरातात्विक स्थल भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्या मिले हैं, शैलचित्र मिले हैं। उसके बाद आपका बनकोट है। तो बनकोट आपका कोटली गांव पिथौरागढ़ में है। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1989 में हुई है। और यहाँ से क्या मिला है, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला इसमें है हमारा मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पे आपका, चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ से क्या हुआ था, वर्ष 2002 में किसके द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002 में हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और 5.2 किलो का सोने का मुखौटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मलारी गांव से। तो यहाँ से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ वो किसके समान है, पाकिस्तान की स्वात घाटी की शिल्पकला के समान है। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान जो बर्तन मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके मलारी गांव से मिले हैं। अब मुख्य विशेषता दोस्तों क्या है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है, यहाँ से कुत्ते, बकरी और भेड़ों की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल की हैं। तो आपको एक नोट कर लेना है यहाँ पे, मलारी गांव को भोटिया जो जनजाति है और उसकी एक उपजाति है मारछा, तो उसका गांव कहा गया है, कौन सी, भोटिया की उपजाति मारछा का गांव माना जाता है किसको, दोस्तों ये जो चित्र है ये कहाँ से मिले, आपके मलारी गांव से मिले हैं। और इन्हीं चित्रों को किसके समान माना गया है, पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है वहाँ की शिल्पकला के समान माना गया है। तो ये भी आपकी नॉलेज के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्यों की। तो सबसे ज़्यादा जो ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके हरिद्वार के बहादुराबाद से मिले हैं। इसमें आपको याद रखना है 1953 यानी 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया था और जिसमें क्या मिला था, विभिन्न ताम्र मानवाकृतियाँ नहीं आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, हरिद्वार के बहादुराबाद से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में ताम्रपाषाण कालीन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है, आपका हरिद्वार का बहादुराबाद है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से दोस्तों जो शैलचित्र मिले हैं, ये यहाँ से जो ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं वो कहाँ पे स्थित हैं इस टाइम,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का जो संग्रहालय है वहाँ पे संरक्षित है। उसके बाद जो ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं कहाँ से मिली हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। कुल कितनी? 8 ताम्र मानवाकृतियाँ। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 8 ताम्र मानवाकृतियाँ उत्तराखंड राज्य में कहाँ से मिली हैं? तो पिथौरागढ़ के बनकोट से ये ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं। और उसके बाद ये आपका जो दूसरा स्थल है वो भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, नैनी पातन। यहाँ से भी 5 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं। तो ताम्र मानवाकृतियाँ होती क्या है? तो देखिए सिंपल एक मैंने आपको यहाँ पे चित्र दिया है। ये क्या है? मानवाकृति है, यानी मनुष्य के जैसी आकृति है। तो इसी प्रकार की आकृति यहाँ से मिली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कप मार्क्स की। कप मार्क्स हम किसे कहते हैं? तो देखिए ओखली नुमा आकार के जो गड्ढे हैं इनको क्या कहा जाता है? कप मार्क्स कहा जाता है। और उत्तराखंड में बहुत सी जगहों से ये प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल के ही साक्ष्य हैं। आपको ध्यान रखना है, कप मार्क्स कोई कप नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी चट्टानों में इस प्रकार के धसाव, ओखल टाइप के धसाव को ही हम क्या कहते हैं? कप मार्क्स कहते हैं। तो उनके बारे में हम ध्यान से जान लेते हैं। प्राकृतिक चट्टानों, शिलाखंडों और शिलापट्टों यानी शिलापट्टालों में विभिन्न प्रकार के धसाव अज्ञात अतीत से बनाए जाते रहे हैं। अज्ञात अतीत यानी इनके बारे में अब तक नॉलेज हमें नहीं है कि जो आदिमानव था उसने इनका निर्माण किया या इनको बनाया, तो किस लिए बनाया। तो जो पुराविद हैं उनको भी इस बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कई पुराविद जो हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो उत्तराखंड में ही क्या कहा जाता है? उनको उखल कहा जाता है। और वैज्ञानिक भाषा में इनको क्या कहा जाता है? कप मार्क्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही पॉइंट में कि देवीधुरा यानी चंपावत, जहाँ पे आपका क्या लगता है? एक पाषाण मेला लगता है, पत्थरों का जिसमें पत्थरों का खेल होता है। कहाँ लगता है आपका? चंपावत में लगता है, देवीधुरा में। तो यहाँ पे क्या मिला है आपका? सबसे पहले 1856 में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। और किसने खोजा था इनको? हैनवुड ने खोजा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं को क्या कप मार्क्स नाम दिया गया था। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ 1877 में क्या हुआ था? एच.आर. कार्नाक ने अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत के समीप द्वाराहाट नामक स्थल पर शिलागत आकृतियों, यानी शिलागत आकृति क्या होती है? आपके कप मार्क्स होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो शिलाओं पर अंकित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम कप मार्क्स बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कप मार्क्स क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए कई जो वैज्ञानिक हैं या पुराविद हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो पहला जो मत है वो क्या है कि ये जो कप मार्क्स होते थे पत्थर की शिलाओं को खोदकर गड्ढे में समाधि बना देते थे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इतने से पत्थर में समाधि बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कथन तो मुझे भी सही नहीं लगता है। दूसरा कथन जो है दोस्तों वो है विशेष स्थानों की जानकारी रखने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी विशेष स्थान की हमें जानकारी या पहचान या आइडेंटिफाई हमें करना हो तो वहाँ पे इस प्रकार के कप मार्क्स बना दिए जाते होंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है नक्षत्र ग्रहों के बारे में पूर्वानुमान लगाने का माध्यम। तो ज्योतिष शास्त्र जिस प्रकार है इस प्रकार भी कुछ पुराविदों ने इनका अनुमान लगाया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा मुख्य विषय रहा वो रहा उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत। आज हमने जाना उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को जानने के क्या क्या स्रोत रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोग का जो प्रश्नों का पूछने का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हमारा कोर्स से कंटिन्यू चलता रहेगा। उत्तराखंड इतिहास हमने शुरू कर दिया है और जल्द ही उत्तराखंड के अन्य टॉपिक भी कवर करवाए जाएंगे। साथ ही आपको सामान्य हिंदी की क्लासेस भी कंटिन्यू मिलती रहेंगी और हमारी कोशिश है कि आपको जीएस की क्लासेस भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवाई जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।